आज हम पहाड़ी चित्र शैली की महत्वपूर्ण उपशैली कांगड़ा शैली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पंजाब की पहाड़ियों में स्थित कांगड़ा भारतीय चित्रकला का महान केंद्र बन गया। यहाँ कला धारा लगभग 150 वर्ष प्रवाहित होती रही। इस शैली में मुगल और परंपरागत प्राचीन भारतीय कला एवं राजस्थानी हिंदू कला और भावना का अपूर्व सम्मिश्रण है। अप्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य प्रभाव भी पड़ा। सर्वप्रथम हम यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। कांगड़ा घाटी की शांत एकांत प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त कर वहाँ के कलाकारों ने जिन कृतियों का निर्माण किया उनका चिरस्थायी महत्व है। कांगड़ा घाटी के आरंभिक इतिहास के बारे में प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। कहा जाता है कि जिस समय वहाँ के सामाजिक जीवन में शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई तब वहाँ अनेक ठकुरातियाँ थीं जो सामंतों, राणाओं और ठाकुरों के बीच बटी हुई थी। वे अपनी सीमाओं को बढ़ाने व अपना बल प्रदर्शन करने के उद्देश्य से लड़ते रहते थे और जब कभी कोई शक्तिशाली राजा इन ठाकुरों व सामंतों को पराजित कर उन्हें अपने अधीन कर लेता था तो वे उसको कर देते थे। कांगड़ा में ठाकुरों और सामंतों के अलावा जो प्राचीन जातियां पाई जाती थी उनमें बहती, चंग, गद्दी, गिरथ, कनेत के नाम प्रमुख हैं। अन्य जातियों में कृषिजीवी थे। पश्चिमी हिमालय में 20-22 राज्यों में कांगड़ा का प्रमुख स्थान रहा है। कांगड़ा के प्राचीनतम राजवंशों में कटोच राजवंश का नाम मिलता है जिसका मूल स्थान कांगड़ा ही था। गुलेर, सिबा, जसवंत और दातारपुर के भी वे शासक रहे। बाद में उपरोक्त राज्यों ने स्वतंत्र रूप से अपना विकास किया। कटोच वंश की उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि देवताओं द्वारा दैत्यों का विनाश न होने पर देवताओं ने एक शक्तिशाली मानव की रचना की। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में भगवती देवी के पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी जिसके फलस्वरूप एक शक्तिशाली मानव का जन्म हुआ जिसको भूमि चंद्र के नाम से पुकारा गया। भूमि चंद्र ने दैत्यों का विनाश किया और पुरस्कार स्वरूप देवताओं ने उसे त्रिगर्त का राज्य प्रदान किया। कनिंघम ने पश्चिमी हिमालय के प्राचीन राज्यों को 3 समुदायों में विभक्त किया जिसमें तीसरा त्रिगर्त संघ है। इसी तीसरे त्रिगर्त संघ के अंतर्गत कनिंघम ने कांगड़ा, गुलेर, सुकेत, चंबा आदि 14 राज्यों की गणना की है। इन राज्यों में परस्पर युद्ध भी हुए और विवाह संबंध भी। बाद में मुगलों के भारत आगमन पर 200 वर्षों तक इन संघ राज्यों पर उनका शासन रहा। 12वीं शताब्दी के अभिधान चिंतामणि नामक कोश ग्रंथ में जालंधर और त्रिगर्त को पर्यायवाची शब्द माना है। अतः आज जो प्रदेश जालंधर के नाम से प्रसिद्ध है प्राचीन काल में यह त्रिगर्त नाम से विख्यात था। कहा जाता है कि प्रारंभ में कटोच राजाओं की राजधानी त्रिगर्त का जालंधर में ही त्रिगर्त या जालंधर में ही अवस्थित थी और कांगड़ा इसी के अंतर्गत था। 10वीं शताब्दी के अंत में एवं 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब पंजाब पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया तो अपनी सुरक्षा हेतु कटोच राजवंश के नगरकोट में ही आश्रय लिया। कांगड़ा का यह कटोच राजवंश भारत में ही नहीं संसार के प्राचीनतम राजवंशों में गिना जाता है क्योंकि नगरकोट उस युग का सर्वाधिक सुदृढ़ स्थान था। अंत में यह स्थान गजनवी ने अपने अधिकार में लिया और उसे 30 वर्षों तक अपने अधीन रखा। अंत में दिल्ली के शासक पर्णभोज की सहायता से कटोच राजा ने 4 मास के घमासान युद्ध के बाद गजनवी के सामंतों से कांगड़ा किला छुड़ा लिया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। बाद में कांगड़ा दुर्ग पर मोहम्मद तुगलक, शेरशाह सूरी, जहांगीर, रणजीत सिंह और गुरखों के भयंकर आक्रमण होते रहे तथा 500 वर्षों तक कांगड़ा की शासन सत्ता विभिन्न शासकों को हस्तांतरित होती रही।
कटोच राजवंश की यही स्थिति कई 100 वर्षों तक बनी रही। कांगड़ा से प्राप्त सिक्कों से ज्ञात होता है कि उस समय राजा पृथ्वीराज का शासन था। उसके बाद पूरन चंद ने अपना प्रभुत्व समस्त पहाड़ी रियासतों पर जमा लिया। उसके बाद रूपचंद और फिर सागर चंद, मेघचंद, करमचंद, संसार चंद प्रथम, सुमेर चंद, प्रयाग चंद, रामचंद, धर्मचंद, मणिकचंद, जयचंद, विधिचंद, त्रिलोकचंद, हरिचंद, चंद्रभान, विजय रामचंद, उदयराजचंद, भीमचंद, आलमचंद, हमीरचंद, अभयचंद के बाद सन 1751 ईस्वी में घमंड चंद कांगड़ा की गद्दी पर बैठा। राजा घमंड चंद एक महत्वाकांक्षी नीतिज्ञ शासक था। उसने कटोच वंश की अस्त हुई समृद्धि को पुनः सृजित किया, साथ ही तीरा सुजानपुर नामक नगर बसाया। उसने गगनचुंबी दुर्ग, विहार और पथुआर का निर्माण कराया, साथ ही विभिन्न कलाओं के संबंध में विशेष दिलचस्पी ली, जिसमें चित्रकला प्रमुख थी। घमंड चंद के 12 वर्ष के शासन करने के पश्चात उसका पुत्र तेग चंद गद्दी पर बैठा, परंतु उसका कुछ ही महीनों में स्वर्गवास हो गया। तेग चंद के 3 पुत्रों में से सबसे बड़ा संसार चंद 10 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। कई वर्षों के युद्ध के पश्चात उसने कांगड़ा दुर्ग अपने अधिकार में ले लिया और 20 वर्षों तक राज्य किया। उसने अपना प्रभुत्व समस्त पहाड़ी रियासतों पर कर लिया। उसके अधीन 22 पहाड़ी राज्य थे, जिसको उसने मुगलों के अधिकार से मुक्त किया था। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि उनके दरबार में अभिनंदन भी लाहौर परातप यानी कि लाहौर प्राप्त हो कहकर होने लगी। 18वीं शताब्दी के आरंभ में समस्त पहाड़ी राज्यों को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ा। गोरखाओं के आक्रमण के कारण कांगड़ा प्रदेश में मंदिरों एवं मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। यह आक्रमण सन 1806 ईस्वी से 1809 ईस्वी तक 4 वर्ष चला। नेपाल के राजा का आदेश प्राप्त करके अमर सिंह राजा ने गढ़वाल, कुमाऊं, सुकेत, मंडी और कांगड़ा में अपनी विध्वंसकारी नीति चालू रखी। बाद में उसने गुलेर, जसवंत, सुकेत, नूरपुर, कटलेहर आदि के राजाओं को अपने साथ ले लिया और 2 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। सन 1905 ईस्वी में संसार चंद ने रणजीत सिंह को अपनी सहायता के लिए बुलाया और दोनों ने मिलकर कांगड़ा के किले को गोरखाओं से मुक्त कराया, किंतु बाद में रणजीत सिंह ने कांगड़ा की शासन सत्ता हथिया ली और कांगड़ा के अतिरिक्त जालंधर व दोआब के शेष राज्य भी सिखों के आधिपत्य में आ गए। संसार चंद की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र अनिरुद्ध सिंह गद्दी पर बैठा। अनिरुद्ध सिंह के 2 पुत्र रणवीर चंद और प्रबुद्ध सिंह ने सन 1733 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के अनुरोध करने पर 50,000 की जागीर प्राप्त कर अपनी जीविका चलाई। तदनंतर 9 मार्च सन 1746 ईस्वी में प्रथम सिख युद्ध में कांगड़ा राज्य हथिया लिया और इस प्रकार कांगड़ा से कटोच वंश सदा के लिए समाप्त हो गया। कांगड़ा में कला के प्रणेता महाराजा संसार चंद के बारे में चर्चा करेंगे। पहाड़ बादशाह के नाम से प्रसिद्ध महाराज संसार चंद का जन्म कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील के लांबा गांव के समीप ही एक गांव में सन 1765 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता तेग चंद केवल 1 वर्ष ही राज्य कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। अपने स्वर्गवासी पिता के पश्चात उसने 10 वर्ष की उम्र में सन 1775 ईस्वी में कांगड़ा के किले पर आधिपत्य कर लिया और धीरे धीरे सन 1786 ईस्वी तक समस्त पहाड़ी राज्यों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। कहा जाता है कि इनके वंश के पूर्वज कोई सुशर्मन रहे हैं जो महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ थे। सन 1751 ईस्वी से सन 1774 ईस्वी तक कांगड़ा पर कटोच वंश के राजा घमंड चंद का राज्य था। यूं तो घमंड चंद को अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई, परंतु वह चित्रकला के प्रति उदासीन ही रहा। उसके समय के बने 4 व्यक्ति चित्र ही मिले हैं जो महाराजा घमंड चंद के ही हैं। ये चित्र सिख शैली में हैं तथा भद्दे हैं। गुलेर के राजा गोवर्धन चंद की मृत्यु सन 1773 ईस्वी में हो गई थी, अतः कलाकार अच्छी आजीविका के लिए अच्छे संरक्षण के शरण में कांगड़ा आए थे। सन 1775 ईस्वी में
कटोच राजवंश की कीर्ति को उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले संसार चंद का नाम इतिहास में अमर है। संसार चंद एक कुशल राजनीतिज्ञ, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्मज्ञ, महान योद्धा एवं कला के प्रणेता थे। संसार चंद को बाल्यकाल से ही चित्रों को संग्रहित करने का शौक था। उस समय पड़ोसी गुलेर राज्य में उच्च श्रेणी के कलाकार काम कर रहे थे। राजा संसार चंद जैसे कला संरक्षक के कला प्रेम के कारण कांगड़ा में भी चित्रकला का उदय आरंभ हुआ। प्राप्त उल्लेखों द्वारा यह पता चलता है कि उनके दरबार में चित्रकारों का जमघट लगा रहता था। चित्रकार प्रतिदिन संसार चंद्र को चित्र बनाकर दिखाते, वह उनका निरीक्षण कर उन्हें परामर्श देता था। तारीख ए पंजाब के लेखक मोइनुद्दीन ने लिखा है, गुणी व्यक्तियों का झुंड कांगड़ा पहुंचता और उनके द्वारा पुरस्कृत होकर उनकी कृपा का आनंद उठाता। नट और कथाकार इतनी संख्या में वहां पहुंचते थे जिन्हें वह यथोचित सम्मान व कीमती पुरस्कार देता। संसार चंद के गुणी व पारखी होने के कारण उस जमाने के लोग उन्हें हातिम व उदारता में रुस्तम कहकर पुकारते थे। कांगड़ा के इतिहास में सन 1786 से 1805 ईस्वी तक का समय स्वर्णिम रहा। इस समय काफी संख्या में स्वर्णकार, कर्मकार, कुविंदकों एवं सूत्रग्राही आदि हस्तशिल्पकारों ने भी राज्यशय पाकर विभिन्न हस्तशिल्पों को आगे बढ़ाया। राजा संसार चंद का यह कला प्रेम 1820 ईस्वी तक अबाध चलता रहा। 1820 ईस्वी में प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट ने आलमपुर में महाराजा संसार चंद से भेंट की थी। उन्होंने लिखा है, राजा संसार चंद को चित्रकारी का शौक था। उसके दरबार में इस समय अनेक चित्रकार काम कर रहे थे। उसके पास चित्रों का बड़ा संग्रह था, जिसमें कृष्ण और बलराम की पराक्रम लीला है, अर्जुन के वीरतापूर्ण कार्य हैं और महाभारत संबंधी विषय हैं। साथ ही पड़ोसी राज्यों तथा उनके पूर्वजों के व्यक्ति चित्र, इन्हीं में सिकंदर महान का व्यक्ति चित्र भी है। उसका जीवन बड़ा नियमित था। वह प्रातःकाल पूजा अर्चना में व्यतीत करता, सायंकाल नियमित रूप से गायन तथा नृत्य का आनंद लेता और नृत्य गायन में भी वह कृष्ण की रास लीलाओं तथा ब्रज के पदों को सुनना पसंद करता। सन 1805 से 10 ईस्वी के बीच चित्र में राजा संसार चंद हुक्का पीते हुए दर्शित हैं। राजा संसार चंद वैष्णव धर्म का अनुयायी और कृष्ण भक्त था। चित्रकारों ने महाराजा संसार चंद्र में अपनी कला के अनुकूल प्रशय पाकर अपनी ईमानदारी, प्रबुद्धता और स्वच्छंदता को सजग रख कृष्ण लीला जैसे विषय को अपनी भरपूर रुचि शुचि के अनुकूल चित्रित किया। कृष्ण से बढ़कर नायक उनकी दृष्टि में और कोई नहीं था। यही कारण है कि समस्त पहाड़ी कलाकृतियों में कृष्ण ही छाया रहा। कृष्ण संबंधी अनेक कांगड़ा चित्र संसार भर के संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। इस समय केशवदास लिखित कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं नल दमयंती की प्रणय कथा चित्रित हुई। जयदेव लिखित गीत गोविंद, बिहारी सस्सई और भागवत पुराण में भी कृष्ण जीवन की बहुविध लीला अत्यंत नयनाभिराम ढंग से प्रस्तुत की गई है। प्रेम का ऐसा भावमय, लयात्मक और कलात्मक चित्रण अन्यत्र देखने को नहीं आता। कांगड़ा कलम के ऐसे चित्रों में से अभिभूत होकर कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने लिखा था कि जो चीनी कला में लैंडस्केप चित्रण में प्राप्त हुआ, वही यहाँ प्रेम के चित्रण में एक उपलब्धि बन गई है। सन 1824 ईस्वी में संसार चंद द्वारा निर्मित नर्मदेश्वर मंदिर उनकी सुकेत वाली महारानी से कला प्रेम का साक्षात उदाहरण है। इस मंदिर की दीवारों एवं छतों पर सुंदर भित्ति चित्र चित्रित हैं, जिसमें कांगड़ा कला के लघु चित्रों का इतिहास सुरक्षित है। 20 वर्षों तक पहाड़ी रियासतों पर राज्य करने के पश्चात संसार चंद नादौन से हटकर टीरा, सुजानपुर व आलमपुर आ गए, जो कांगड़ा कलम से संबंधित तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यहाँ संसार चंद ने कला क्षेत्र में एक क्रांति पैदा कर इसे सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाया। आरंभ में इस शाखा की कलाकृतियाँ टीरा, सुजानपुर और आलमपुर में बनी, लेकिन बाद में नादौन में भी महत्ता ग्रहण कर ली थी। यहाँ पर संसार चंद के सानिध्य में रागमाला चित्रावली तैयार की गई। रागिनी बसंत नामक चित्र बसंत के आगमन का सूचक है।
संसार चंद धर्मभीरु और रोमानी स्वभाव का था, जिसकी 3 रानियों के होते हुए भी एक गडरिया वाला नॉर्बू के प्रेम पाश में बंधकर उससे विवाह किया एवं जीवन के अंतिम चरण में एक नर्तकी जमालों के लावण्य पर मोहित होकर उसके साथ ही रहने लगा। जीवन के अंतिम दिनों में संसार चंद ने रणजीत सिंह के हाथों पराजित होकर इसी नृत्यांगना के संग नादौन के महलों में शांति से रहते हुए स्वयं को कृष्ण भक्ति एवं कलाकारों को कृष्ण गाथाओं के चित्रांकन हेतु प्रोत्साहित किया। अब हम कांगड़ा शैली के पतन के कुछ कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। लगभग 25 वर्ष तक राजा संसार चंद के दरबार में चित्रकारों को आदर्श संरक्षण और सर्वोत्तम प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, परंतु 1806 ईस्वी से कांगड़ा शैली पतन की ओर अग्रसर होती गई। कारण संसार चंद की इच्छा पंजाब में कटोच राज्य स्थापित करने की थी, किंतु रणजीत सिंह ने यह इच्छा पूर्ण न होने दी। अन्य पहाड़ी राजाओं ने भी अपनी हार का बदला लेने की इच्छा से नेपाल के गोरखाओं के साथ मिलकर 1805 ईस्वी में संसार चंद को हरा दिया। वे 4 वर्ष तक कांगड़ा किले में छिपे रहे। सेना उनका समस्त राज्य लूटती रही। अंत में उन्होंने रणजीत सिंह की सहायता से उनको हरा दिया। कांगड़ा को रणजीत सिंह ने हड़प लिया और संसार चंद टीरा सुजानपुर में रहने लगे। इस दुखद परिस्थिति का कांगड़ा की कला पर गहरा प्रभाव पड़ा, अतः इस समय की कलाकृति में वह कोमलता व सौंदर्य न रहा। कांगड़ा की चित्रकला के पतन का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि गोरखा युद्ध में कांगड़ा के उत्तम चित्रकार समाप्त हो गए हों। ऐसा न हुआ हो तो कदाचित अपनी वृद्धावस्था के कारण स्वयं समाप्त हो गए हों। इसके पश्चात 1823 ईस्वी में राजा संसार चंद की मृत्यु से कांगड़ा कला की उत्साहपूर्ण धारा मंद ही नहीं पड़ गई, बल्कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। और सबसे अंतिम और गहरा आघात कांगड़ा कला पर 4 अप्रैल सन 1905 का भूकंप था, जिसने कलाकारों के जीवन और कलाकृतियों दोनों को हानि पहुंचाई और इस प्रकार कांगड़ा कला समाप्त हो गई। इस वीडियो में हम कांगड़ा शैली के बारे में यहीं तक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।